इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि हम कोलराउश के नियम का उपयोग करते हुए दुर्बल वैद्युत अपघट्यों यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की सीमांत मोलर चालकताएं यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह आलेख हमें बता रहा है कि मोलर चालकता सांद्रता के साथ कैसे परिवर्तित होती है। हमने इस प्रकार के वक्र पहले भी देख रखे हैं। तो यह हरा भाग तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता में परिवर्तन के बारे में बताता है और यह सफेद रेखा प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता में परिवर्तन के बारे में बताती है। और आपको यह भी याद होगा कि पहले की एक वीडियो में हमने प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना सीखा था। अगर आपको यह याद नहीं है तो चलिए मैं जल्दी से एक बार यह दोहरा देता हूं। तो हमने क्या किया था, हमने इस वक्र को उस बिंदु तक बहिर्वेशित यानी कि एक्स्ट्रापोलेट कर दिया था जहां यह इस y अक्ष को काट पाए। तो अगर हम इस रेखा को कुछ इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं और मान लीजिए कि यह वो बिंदु है जहां यह रेखा इस y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए यहीं पर हमें सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिलने वाली है। तो यहां पर तो हमारे लिए बस इतना ही काम था कि हमें इस रेखा को आगे बढ़ाना था और देखना था कि यह कहां पर इस y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। लेकिन अब जरा यह सोचिए कि क्या हम यही चीज दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस हरे वक्र को देखते हैं और यहाँ पर छोटी से छोटी सांद्रताओं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस बिंदु पर, तो यह वक्र इस y अक्ष की ओर अग्रसित होता है, लेकिन हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह इस y अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे कि अगर हम y अक्ष को भी इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यह हरा वक्र इस y अक्ष के निकट जाते जा रहा है, लेकिन हम एकदम निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि यह वक्र इस अक्ष को प्रतिच्छेद कहां पर करेगा। तो यहां से हम यह समझ सकते हैं कि अगर हमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो यह हम इस वक्र को बहिर्वेशित करके नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकताओं को ज्ञात करने के लिए हम कोलराउश के स्वतंत्र अभिगमन के नियम का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है, इसे देखने से आपको ऐसा लग सकता है कि यह हरी रेखा इस सफेद रेखा को प्रतिच्छेद कर लेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम इस वक्र के लिए पहले से ही समीकरण की व्युत्पत्ति कर चुके हैं। हम जानते हैं कि यह वक्र एक अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला है और यह वक्र इस रेखा के लिए अनंत स्पर्शी यानी कि एसिम्प्टोट होगा और यह इस रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करने वाला है। हालांकि जैसे जैसे हम सांद्रता के और छोटे मानों की बात करते जाएंगे तो यह वक्र इस रेखा के और निकट आते जाएगा। अब एक और चीज है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर यह पता करना ही चाहते हैं कि यह वक्र इस रेखा को कहां पर प्रतिच्छेद करता है। तो मान लीजिए यह करने के लिए हम छोटी से छोटी सांद्रताओं पर मोलर चालकता मापते हैं। तो जब हम सांद्रता के इतने छोटे मानों की बात कर रहे होते हैं तो इन्हें मापने में हमारे सामने कुछ प्रायोगिक सीमाएं आ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि एक पैमाने यानी कि स्केल का जो अल्पतमांक है यानी कि लीस्ट काउंट है वह 1 मिलीमीटर होता है। तो कोई भी लंबाई जो 1 मिलीमीटर से कम है उसे हम स्केल का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। तो ठीक इसी तरह जब हम सांद्रता के इतने छोटे मान माप रहे होते हैं या इनके संगत चालकताओं के इतने बड़े मान माप रहे होते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की प्रायोगिक बाधाएं आ सकती हैं। और इन बाधाओं से बचने का एक उपाय हो सकता है कि हम कोलराउश के स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग करें। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जब कोलराउश विभिन्न वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के आंकड़े देख रहे थे तो उन्हें वहां पर एक पैटर्न देखने को मिला। तो मान लीजिए कि अब हमारे पास दो वैद्युत अपघट्य हैं, एक तो NaX के रूप में है और एक KX के रूप में है, जहां पर X कोई भी ऋणायन हो सकता है। तो मूल रूप से इन दोनों वैद्युत अपघट्यों में हमारे पास समान ऋणायन हैं लेकिन अलग अलग धनायन हैं। अब अगर हम X के अलग अलग विकल्प लेकर इन दोनों वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के आंकड़े देखते हैं तो हमें वहां पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम X के रूप में यह Cl- लेकर देखते हैं और हम यह मान ज्ञात करने वाले हैं जो कि है NaCl की सीमांत मोलर चालकता
माइनस KCl की सीमांत मोलर चालकता। इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इन दोनों की सीमांत मोलर चालकताओं का अंतर ज्ञात कर रहे हैं जब X के रूप में Cl माइनस है। तो यह तो हमारी पहली स्थिति है। अब इसी अंतर को हम तब भी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पर X के रूप में Br माइनस हो। तो ऐसी स्थिति में अब हम NaBr की सीमांत मोलर चालकता माइनस KBr की सीमांत मोलर चालकता यह ज्ञात करेंगे। अब इसी चीज को हम तब भी दोहरा सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पर X के रूप में आयोडाइड आयन यानी कि I माइनस हो। तो इस स्थिति में अब हम NaI की सीमांत मोलर चालकता माइनस KI की सीमांत मोलर चालकता यह मान ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं, जब हम इन अंतरों को ज्ञात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि ये लगभग बराबर आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि इन व्यंजकों के मान हम यहाँ पर किस ऋणायन को चुन रहे हैं इस बात से स्वतंत्र है, क्योंकि इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि हम यहाँ पर कौन सा ऋणायन चुन रहे हैं, ये अंतर तो हमारे पास लगभग बराबर ही आते हैं। अब ठीक इसी प्रकार की प्रवृत्ति हम तब भी देख पाते हैं जब हम यहाँ पर समान धनायन और अलग अलग ऋणायन लेते हैं। तो अब इन चीजों के आधार पर हम यहाँ पर कुछ गणनाएं कर सकते हैं। तो चलिए अब उनकी बात करते हैं। तो चलिए उन्हीं उदाहरणों पर वापस चलते हैं जिनका हमने पहले उपयोग किया था। तो हमने यहाँ पर एक बात का ध्यान दिया था कि इनकी सीमांत मोलर चालकताओं का जो अंतर है वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि यहाँ पर कौन सा ऋणायन और कौन सा धनायन काम में लिया जा रहा है। तो चलिए इसी के आधार पर हम एक सामान्य से यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं कि NaX की सीमांत मोलर चालकता अलग अलग आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि NaX की जो सीमांत मोलर चालकता है वह Na प्लस धनायन की सीमांत मोलर चालकता प्लस X माइनस ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता के बराबर है। अब इसके बाद हम Kx की सीमांत मोलर चालकता के लिए भी कुछ इसी प्रकार का व्यंजक लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो छोटे लैम्डा हैं ये अलग अलग आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के बारे में बता रहे हैं। अब अगर हम NaX की सीमांत मोलर चालकता और Kx की सीमांत मोलर चालकता इनके मध्य के अंतर को देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों ही मान में हम इस मान को उभयनिष्ठ देख पा रहे हैं। यानी अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं तो यह जो ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता है यह तो निरस्त हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं NaX की सीमांत मोलर चालकता माइनस Kx की सीमांत मोलर चालकता यह हमें किसके बराबर मिलने वाली है। तो यह हमें मिलेगा यह मान माइनस यह मान। तो देखिए यह व्यंजक हमें मिल जाएगा और यहां से हम देख पा रहे हैं कि लैम्डा नॉट X माइनस जो है वो तो यहाँ पर निरस्त हो जाएगा। तो अब इसके कारण इन सीमांत मोलर चालकताओं का अंतर यहाँ पर अलग अलग आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के अंतर के बराबर आ जाएगा। अब इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अलग अलग X के लिए हमें यहाँ पर ये समान मान क्यों मिल रहे थे। तो अब हम यह कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर X की जगह Cl माइनस होता तो हम यह लिख सकते थे कि NaCl की जो सीमांत मोलर चालकता है वह बराबर आएगी Na प्लस आयन की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl माइनस आयन की सीमांत मोलर चालकता। अब क्या होता अगर हम यहाँ पर MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता की बात कर रहे होते। तो इस स्थिति में हम देखिए यह व्यंजक किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं Mg2 प्लस की सीमांत मोलर चालकता प्लस 2 गुणा Cl माइनस की सीमांत मोलर चालकता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने इस सीमांत मोलर चालकता को 2 से गुणा कर लिया है। यानी यहाँ पर जब MgCl2 विघटित होता है तो परिणाम स्वरूप हमें जितने Cl माइनस आयन मिलते हैं उस संख्या को हमने इसकी सीमांत मोलर चालकता से गुणा कर लिया है। तो अब इसके आधार पर हम किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता का एक व्यापक व्यंजक लिख सकते हैं। तो यह सीमांत मोलर चालकता देखिए किसके बराबर आएगी, इस वैद्युत अपघट्य के अलग अलग आयनों की सीमांत मोलर चालकताएं और हम गुणा कर देंगे यहाँ पर धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या। तो इस प्रकार से यह हमारे पास कोलराउश के स्वतंत्र अभिगमन नियम का एक व्यापक रूप आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि हम इस व्यंजक का उपयोग करते हुए एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं।
तो हमें यहाँ पर CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है और हमें यहाँ पर इन तीनों की सीमांत मोलर चालकताएं दी गई हैं। किस किस की दी गई हैं? एक तो CH3COONA की, एक HCl की और एक NaCl की। आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान दिया होगा कि CH3COOH एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और इसकी तुलना में ये तीनों जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। अब देखिए, यह सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो तीनों आंकड़े दिए गए हैं, इन पर हम कोलराउश का स्वतंत्र अभिगमन नियम लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे स्वयं से करने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो यह ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जो सीमांत मोलर चालकताएं दी गई हैं, इन पर कोलराउश के नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम CH3COONA, HCl और NaCl इन तीनों पर कोलराउश का नियम लगा देते हैं। तो हमें देखिए इनकी सीमांत मोलर चालकताएं मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर CH3COONA की जो सीमांत मोलर चालकता है, वह यहाँ पर इन दोनों आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर आने वाली है, यानी कि CH3COO- की सीमांत मोलर चालकता प्लस Na+ की सीमांत मोलर चालकता। इसी प्रकार यहाँ पर NaCl की जो सीमांत मोलर चालकता है, वह आ जाएगी Na+ की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl- की सीमांत मोलर चालकता। और ठीक इसी प्रकार HCl के लिए यह मान आ जाएगा H+ की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl- की सीमांत मोलर चालकता। और ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर इन तीनों समीकरणों को समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से प्रदर्शित कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 में से यह समीकरण 2 घटा लेते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर हमें क्या मिलेगा? हम देख सकते हैं कि लैम्डा नॉट ऑफ Na+ जो है वह तो इन दोनों में ही उभयनिष्ठ है। तो अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ पर यह जो लैम्डा नॉट ऑफ Na+ है, यह तो निरस्त हो जाएगा और हमें यह करने पर मिलेगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO- माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl-। अब क्या हो अगर हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 इस चीज को यहाँ पर समीकरण 3 में जोड़ दें? तो ऐसा करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2, और इसमें अगर हम तीसरा समीकरण जोड़ देते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यह तो धनात्मक मान है और यह ऋणात्मक मान है। तो ऐसा करने से ये दोनों तो आपस में निरस्त हो जाएंगे और दाएं पक्ष में यहाँ पर हमें मिल जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO- प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H+। अब कोलराउश के नियम से हम जानते हैं कि यह जो मान लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं का यह जो योग लिखा हुआ है, यह असल में CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता के बराबर आता है। अब क्योंकि हम यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 के बाएं पक्ष वाले मान जानते हैं, जो कि ये वाले मान हैं, तो हम यहाँ पर इन्हें प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यह CH3COOH एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है।